चलिए आज एक ऐसी सल्तनत की सैर पर चलते हैं जहां दिमाग नहीं बल्कि किस्मत चलती है। ये कहानी है अंधेर नगरी की, एक ऐसी जगह जहां राज तो मूर्खता का था लेकिन जीत वो चतुराई की हुई। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जस्टिस मतलब न्याय का तराजू सबूतों से नहीं बल्कि एक इंच टेप से तौला जाता हो। ये सवाल सुनने में जितना अजीब है ना, उतनी ही आप कह सकते हैं बेतुकी है अंधेर नगरी की कहानी, जहां लॉजिक का तो कोई नामो निशानी नहीं था। तो हमारी कहानी की जो सेटिंग है वो है अंधेर नगरी, एक ऐसा राज्य जहां के राजा और प्रजा दोनों ही कह सकते हैं कि ज्यादा समझदार नहीं थे। और यहाँ का राजा वो तो अपने ऊटपटांग फैसलों के लिए कुछ ज्यादा ही मशहूर था। तो होता ये है कि एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगा रहा होता है, लेकिन किस्मत देखिए, जिस दीवार को वो तोड़ रहा था वही दीवार उसी पर गिर जाती है और चोर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है। चोर का भाई सीधा राजा के दरबार में पहुंचता है और न्याय की गुहार लगाता है। उसका कहना है कि भाई घर के मालिक की वजह से उसके भाई की जान गई, क्योंकि उसने एक कमजोर दीवार बनवाई थी। राजा, जो हमेशा न्याय करने के लिए ईगर रहता था, वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। और अब जो शुरू होता है उसे हम कह सकते हैं द ग्रेट ब्लेम गेम। ये दिखाता है कि कैसे जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो कॉमन सेंस ही सबसे पहली कैजुअल्टी होती है। हर कोई इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश में लग जाता है और राजा आंख बंद करके इस खेल में शामिल हो जाता है। देखिए, ये चेन ऑफ ब्लेम कितनी मजेदार है। घर का मालिक कहता है मेरी गलती नहीं, राजमिस्त्री की है, उसने दीवार कमजोर बनाई। राजमिस्त्री कहता है अरे, गारा बनाने वाले ने गारा ही खराब दिया था। गारा बनाने वाला कहता है मैं क्या करूं, एक कुम्हार के बर्तनों की खनक ने मेरा ध्यान भटका दिया। अच्छा, कुम्हार का इल्जाम साहूकार की बेटी पर है कि उसकी पायल की छन छन से उसका ध्यान भंग हो गया। और आखिर में वो लड़की इल्जाम सुनार पर डाल देती है, जिसने उसके गहने बनाने में देरी की और उसे बार बार अपनी दुकान पर बुलवाया। और जब आखिरकार सुनार को पकड़ा जाता है तो उसका बहाना तो सुनिए। वो कहता है महाराज, मैं एक अमीर व्यापारी के गहने बना रहा था और आप तो जानते ही हैं कि रिच लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि राजा को ये दलील बिल्कुल बिल्कुल सही लगती है। तो इल्जामों का ये खेल तो खत्म हो गया और राजा ने सुनार का बहाना मान भी लिया। लेकिन राजा को तो किसी को सजा देनी ही थी, क्योंकि न्याय तो दिखना चाहिए। तो वो फैसला करता है कि सुनार को ही फांसी दी जाएगी। लॉजिक? अरे यहाँ उसका कोई काम नहीं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। फांसी की तैयारी हो चुकी है, लेकिन तभी एक नई और बहुत ही अजीब समस्या सामने आ जाती है। ये तो वाकई में एक डायलेमा है। जल्लाद ने जो फांसी का फंदा तैयार किया है वो बेचारे पतले दुबले सुनार की गर्दन के लिए बहुत बड़ा है। अब सजा कैसे दी जाए? और अब आता है राजा का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला। वो कहता है अपराधी को तो सजा मिलकर रहेगी। जाओ और पूरे राज्य में एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसकी गर्दन इस फंदे में परफेक्टली फिट हो जाए। सोचिए, यहाँ न्याय का मतलब जुर्म की सजा नहीं बल्कि सिर्फ सजा देना रह गया है, चाहे वो किसी को भी मिले। राजा के सिपाही एक ऐसे शिष्य को पकड़ लाते हैं जो घी और केले खा खाकर काफी मोटा हो गया था। बेचारा निर्दोष था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन उसकी गर्दन का साइज वही उसकी सजा की वजह बन गया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी कहानी में एंट्री होती है एक बुद्धिमान साधु की, जो पकड़े गए शिष्य का गुरु था और उसके पास एक बहुत क्लेवर प्लान था। साधु सीधा राजा के पास पहुंचता है और अपने शिष्य के कान में कुछ फुसफुसाता है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। साधु राजा को बताता है कि ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार जो भी आज सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में इसी राज्य का राजा बनेगा और जो दूसरा मरेगा वो मंत्री बनेगा। अब साधु और शिष्य आपस में ही लड़ने लगते हैं। शिष्य कहता है मुझे पहले फांसी दो। साधु कहता है नहीं, मैं गुरु हूं, मैं पहले मरूंगा। उनकी यह लड़ाई देखकर मूर्ख राजा सोच में पड़ जाता है। अब कहानी का अंत नजदीक है और राजा की अपनी ही मूर्खता और लालच उसे उसके अंजाम तक ले जाने वाली है। राजा अगले जन्म में भी राजा बने रहने का मौका कैसे छोड़ सकता था भला?
वो जल्लाद को हुक्म देता है, फांसी को स्थगित करो, मुझे फांसी पर ले चलो, मुझे सबसे पहले मरना है। और जैसा राजा ने कहा वैसा ही हुआ। राजा और उसके मंत्री को जल्लादों ने फांसी पर चढ़ा दिया, जबकि वो बुद्धिमान साधु और उसका शिष्य वो आजाद हो गए। तो इस तरह अंधेर नगरी को अपने मूर्ख शासक से आजादी मिली। ये कहानी एक मजेदार तरीके से दिखाती है कि जब सत्ता बिना सोचे समझे चलती है तो वो खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाती है। कभी-कभी मूर्खता ही अपनी सबसे बड़ी सजा होती है। ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम न्याय किसे कहते हैं? क्या सिर्फ किसी को सजा दे देना ही न्याय है, या फिर सही और गलत के बीच फर्क करना जरूरी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।